3 महीना यानी 90 दिन ये काम कर लेगा। 90 दिन मतलब 9000 प्रश्न का हल। जीएस के अंदर कितना प्रश्न कर लिए? 9000। और 4500 किसका कर लिए? बोलो, मैथ रीजनिंग। तुम अंदर से बताओ, इतना करने के बाद रिजल्ट नहीं होगा? दिल से बताना। इतना क्वेश्चन 4500 मैथ, 4500 रीजनिंग कर ले, 9000 से 10000 जीके कर ले, उसका रिजल्ट नहीं होगा। रियली बताइए, अंदर से आवाज आएगा अंदर से कि अब मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मेरा रिजल्ट कोई रोक नहीं रहा है। यही तरीका है। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं एसएससी का, रेलवे का, तो इसका तरीका है मल्टी एमसीक्यू लगाना। डेली एमसीक्यू नियम बना लीजिए कि हम घर पे कुछ भी हो या ना हो, पहला काम सुबह जगते ही, सुबह थोड़ा पहले जग जाएंगे, क्लास 9 बजे से है तो जगते ही 100 क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, 200 भी लगा सकते हैं, लगा लेना है। उसके बाद क्लास से जाने के बाद 50 मैथ, 50 रीजनिंग। और उसके बाद आपको लगता है कि और बेहतर करना है तो क्लास का होमवर्क, और भी किताबें मार्केट में है, लूसेंट है, आप लोग के लिए तो लूसेंट भगवाने है, लूसेंट है, क्राउन है, पता नहीं कौन कौन किताबें और है, कोई एक, अभी ना कि क्राउन भी कमरा में है, लूसेंट भी कमरा में, टीएमएच भी कमरा में, अरिहंत भी कमरा में है, कोई एक किताब जीएस का ले लीजिए और उसको टारगेट लीजिए। जैसे मान लीजिए आप इतिहास शुरू किए तो वैदिक काल आज खत्म कर देना है, तो खत्म मतलब आप कमिटमेंट जो कर लीजिए अपने आप से, वो कमिटमेंट पूरा कीजिए। जो आदमी अपना नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? बात समझिएगा। कमिटमेंट किया अपने आप से कि आज हमको वैदिक काल खत्म करना है और नहीं खत्म किया, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दिए। तो जो अपने आप को धोखा दे दिया किसी और को भी दे सकता है, तो कम से कम अपने आप को तो धोखा मत दो बाबू। कहने का मतलब जो कमिटमेंट कर लो कि कल सुबह उठते ही हम ये काम कर लेंगे, तो कर लो। तो बात समझो, समय बड़ी खराब चल रहा है खासकर सरकारी नौकरी के लिए। जिस तरीके से मोदी जी रोजगार को खाते चले जा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जिस तरीके से रोजगार खाया जा रहा है सरकारी नौकरी का, खासकर प्राइवेट में सब जा रहा है, उस तरीके से जितना जल्दी हो सके सेलेक्ट हो जाओ। अब खेल करने का मौका नहीं है। इस मार्केट में आए हो, गार्जियन किसी आशा के साथ भेजा है, तो गार्जियन को छोड़ो, आपका नहीं होगा तो गार्जियन 1-2 साल दुखी होगा और आप जीवन भर दुखी रह जाएंगे, हाथ फैलाते चलेंगे। बात समझिएगा। पैसे न हो तो क्या करेंगे? जीवन में जब भी कोई बड़ी जरूरत होगी तो क्या करेंगे? हाथ फैलाएंगे। तो चाहते हैं कि जीवन में हाथ फैलाएं, हाथ ऐसे रखें कि ऐसे रखें, ऐसे रखें। और ऐसे कब होगा? जब आप क्या करिएगा, कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। डेली 50 मैथ, 50 रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। और जीएस के प्रैक्टिस में जहां कहीं भी दिक्कत हो, आप बेहिचक, जब मैं क्लास में इंटर करता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमको रटा हुआ आता है, मतलब समझा हुआ नहीं आता। मतलब बायो हमारे लिए आज भी कठिन सब्जेक्ट है। अपने परीक्षा के लिए पढ़ा था, अपने एग्जाम के लिए, अभी भी एग्जाम दे ही रहा हूं, अभी भी एग्जाम दे रहा हूं, तो बायोलॉजी हमको आता है लेकिन उतना बढ़िया नहीं। लेकिन यहां तक का आप सवाल कोई भी मुझसे करिएगा तो आपको हम ये नहीं कहेंगे बेटा मेरा ज्योग्राफी है, मैं और सवाल आपको नहीं बताऊंगा, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी पूछिए कोई सवाल, हम विनम्रता से उसका उत्तर देंगे। नहीं आता रहेगा तो बोलेंगे पढ़ के दे देंगे, लेकिन देंगे जरूर। लेकिन आप पढ़िएगा तब ना, जो पढ़ेगा वही सवाल पूछेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो सवाल नहीं पूछेगा। और टीचर यही चाहता है कि बच्चा पढ़े नहीं, सवाल करे नहीं, हम भी राम राम तुम भी राम राम। तो भैया पढ़िए, समय कम है और काम ज्यादा है। पेन कहाँ है? सही। क्या पढ़ रहे थे कल? ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। कुछ समझ में आया? लगता है कि नौकरी अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। और लोग यहाँ कलेक्टर बन जा रहे हैं 23 साल में। आपकी यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जिसका उम्र 22 से कम होगा। एक आध बच्चा हो जिसका 18-19 हो, तो 1-2 को होगा, तो 1-2 लोग होंगे। लेकिन 22 वाले लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ, 90% की बात करो, 10% में जो होंगे होंगे, सब 22 पार। यहाँ 23 साल में लड़का आईएएस बन गया, सुने होंगे आप, कलेक्टर बन गया, वो भी राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हुआ, सीबीएसई और कॉन्वेंट नहीं, राजस्थान बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का गंगा सिंह 23 साल की उम्र में कलेक्टर बन जाता है। तो वो भी राजस्थान बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड से राजस्थान बोर्ड। पिताजी किसान और माता गृहिणी, कोई बड़ा बैकग्राउंड घर का भी नहीं। तो आप रेलवे नहीं निकाल सकते, फुटबॉल तो उड़ा देंगे उसको। रेलवे और एसएससी और जीडी इसी की कोई औकात है आपके सामने? आप लोग बहादुर हैं, सही। ऐसे जब करिए ना, किक मार के उड़ा देंगे रेलवे तो औकात है, देखो 6 महीना में लेकर दिखा देते हैं। ये जब मन में भाव आ जाएगा काम हो जाएगा। चलिए, डराया आपको बहुत गया है,
रेलवे को लेकर, ऐसे करो ऐसे करो, डरिए मत, सच है, आसान है। चलिए आइए भैया, हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। कल हम लोग उसको पढ़ लिए थे, ठीक है ना, पढ़ के आए ना आप लोग, कल जो पढ़ाया था उसको पढ़ लिए, सब याद है ना? जो नहीं आया उनसे नहीं पूछ रहा हूं, हो गया। चलिए लिखिए, एक चित्र और बनाता हूं, दूसरा, उसमें कहला बनाइए, जगह है हमारे पास तो नहीं है। थोड़ा मैप से लगाव है मुझे, और उससे बड़ी जानकारी, कल कितना जानकारी मिला। एलबुर्ज पर्वत कहाँ है? ईरान में। जैग्रोस पर्वत कहाँ है? ईरान में। सब भुला गए, हम ही को बोलना पड़ रहा है। पोंटिक पर्वत कहाँ है? तुर्की में। टॉरस पर्वत कहाँ है? तुर्की में। इसके बाद मैंने क्या बताया? अराकानियुमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। कुनलुन और तिएनसियन कहाँ है? म्यांमार, चाइना में। अच्छा, तिब्बत के पठार कहाँ है? चाइना तिब्बत में। अच्छा, पोतवार का पठार कहाँ है? पोतवार का पठार, ज्यादा साउंड कम करने का नहीं कहीं से? अच्छा एक रुको तो रुको, एक मिनट रुक जाओ।
थोड़ा कम कर दीजिए, हल्का हल्का सा कम कर दीजिए। हाँ, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, तो कह रहा था कि यहाँ पर न चीन आएगा, चुंबी घाटी विवादित क्षेत्र था, हाँ, न भारत जाएगा न भूटान, ये समझौता हुआ। लेकिन चीन आप जानते हैं समझौता करता है किस लिए? धोखा देने के लिए। चीन का समझौतावादी नीति जो है धोखा वाली नीति है। वही कि मामा जी लाए हैं मिठाई, है ना, मिठाई लाए हैं, इतना बढ़िया मिठाई है कि मन करा अकेले ही सब खा जाएं और भाइयों में ना बांटें, है ना। तो जैसे ही मामा सभी लोग खाने पहुंचे मिठाई, तो बोला एक भाई जो सब पूरा खाना चाहता था मिठाई, उसने कहा कि देखो भाई अभी कोई नहीं खाएगा, मामा जी आएंगे तब सबको देंगे, जाओ निकलो यहाँ से, कोई नहीं खाएगा। और सब चला गया, तो धीरे धीरे करके सारा मिठाई गायब कर दिया। तो कहने का मतलब वही है कि चीन वही है समझौता करके समझौता तोड़ने वाला। इसने क्या किया कि 12 के बाद समझौता हुआ, लेकिन 4 साल भी नहीं गुजरा था, धीरे धीरे वो चुंबी घाटी में सड़क बनाना शुरू कर दिया। देखिए, अगर सड़क इंडिया बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था, सड़क भूटान बनाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, सड़क कोई और देश बनाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। सड़क चूंकि चीन बना रहा था। अब देखो तुम, अगर चीन सड़क बना के यहाँ पहुंच जाता, अगर चीन सड़क बनाकर यहाँ पहुंच जाता, तो बताओ ये बांग्लादेश है, कौन सा देश है भैया? ये जहाँ लिखा हुआ है पूरा इलाका बांग्लादेश है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो ये देख रहे हैं पतला सा रास्ता, बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो पतला रास्ता देख रहे हैं, ये पतला रास्ता मात्र 16 किलोमीटर चौड़ा है, मात्र 16 किलोमीटर। बताओ इन दोनों के बीच में कितना सेंसिटिव एरिया होगा कि मात्र 16 किलोमीटर की चौड़ाई है। बीच में इंडिया का जो रास्ता इंडिया के कब्जा में है। रास्ता किसके कब्जे में है? इंडिया के कब्जे में है। बस यही पतला रास्ता जो है तो किसको जोड़ता है? पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। सुनो, पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, कितने राज्य? 7 राज्य। सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम को हटा लीजिए, उसके बाद कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिनको 7 सिस्टर कहते हैं हम लोग। उन 7 राज्यों को क्या बोलते हैं हम लोग? 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर का एक ट्रिक मेरे पास है, आना मम्मी एटीएम। आना मम्मी, कहा आना? पिताजी वाला एटीएम कार्ड लेके आना, पैसे की जरूरत है। आना मम्मी एटीएम ट्रिक है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं, उसका ट्रिक है आना मम्मी एटीएम। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। ना हो तो इसको नोट कर, जानते हो तो ठीक, और नहीं जानते तब भी नोट कर लीजिए, दोनों में लिखिए, क्योंकि एक ट्रिक अच्छा है। इसमें सिक्किम नहीं आता, सुन लो, 7 सिस्टर में सिक्किम, अरे कहीं सिक्किम आ रहा है जी? अरे ट्रिक में कहीं एस आ रहा है? तो आना मम्मी एटीएम में कहीं भी सिक्किम नहीं है, यानी 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि 7 बहनों वाले राज्य में कौन नहीं आता, तो ऑप्शन में सिक्किम रहेगा। बोल दें अरुणाचल प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, म से मणिपुर, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, मर से मणिपुर, मी से मिजोरम। देखो यही मैप है जिसको हम बोले सैटरडे संडे हम करा दिया करेंगे, बोले ना। तो क्या सैटरडे संडे करेगा, हम तो मैपे से पढ़ेबे करते हैं। वो ठग मास्टर जो होता है वो कहता है हम अलगे से मैप पढ़ाएंगे। जे मास्टर आपको ठगना चाहता है अलगे से 200 रुपया, वो चाहता है कि भैया ज्योग्राफी अलगे पढ़ा, अब मैप के अलगे पैसा सुने। तो हम ठग मास्टर ना है, जब रियल मास्टर है। नहीं लगा इतना देर में कि ईमानदार मास्टर है। इतना देर से पढ़ा रहा हूं तो कोई कह सकता कि मैं बेईमान आदमी हूं? नहीं, मैं ज्योग्राफी के साथ जज करता। मैं जितना दिन से पढ़ा रहा हूं, आज करीब ज्योग्राफी पढ़ाते हो गया 2010 से पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं 2010 से। हैं टी से त्रिपुरा और ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। 10 से 15 तक पढ़ाए दिल्ली, अब 15 दिसंबर में आ गए पटना। अब 15 दिसंबर से मार्च 18 तक पटना, बनारस, लखनऊ घूम के पढ़ाए। उसके बाद रिजाइन हुआ एक कोचिंग से, पैसा रख लिया मेरा, 4.5 लाख रुपया रख लिया। उसके बाद भाग के चले गए दिल्ली। दिल्ली एक कोचिंग में जाना, ये मेरी भूल थी, नहीं जाना चाहिए, तुरंत कोचिंग यहाँ पर डाल देना चाहिए था। उसके बाद मैं वहां 6 महीना पर वही पैसा रख लिया, फिर भाग के पटना आए। मैंने भाग रहे थे, कोई हमारे शरीर में पेट्रोल छिट के आग लगा दिया था। एटीएम का असम, त्रिपुरा में, मेघालय।
एटीएम का फुल फॉर्म बोलिए दूसरा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो कहते हैं कुछ लोग कहते हैं ऑल टाइम मनी। जैसे एचएमटी का फुल फॉर्म नहीं कहते हैं सब, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी का बोलते हैं हाफ माइंड टकला, है ना, हरा मिचाई तीता, एचएमटी कुछ भी बोल देते हैं सब। बिहार में सब कुछ चलता है। और ट्रिकी जीके का किताब बिहारी में बिकता है, ये दिल्ली इलाहाबाद में नहीं बिकता। ट्रिकी जीके यहीं चलता है, नहीं जी। लेकिन एक बार बताऊं, ट्रिकी जीके कितना ट्रिक याद करिएगा, अरे कंफ्यूज हो जाइएगा, पता चला किसी और का ट्रिक कहीं और लगा दिए। चलो ये हो गया ना सेवन सिस्टर। तो भाई ये पतला रास्ता इस 7 राज्यों को जोड़ रहा है, 7 राज्यों को जोड़ रहा है। आप सुनो, इधर देखो, इधर देखो, देखो चीन का क्या मनसा है। चीन का मनसा तो देखो कहां बतिया रहा है। सुनो, चीन अगर रोड बनाते यहां पहुंच गया मान लो, तो चीन का जानते विस्तारवादी नीति है। चीन चाहता है कि अगल बगल के जितने देश है सब पर कब्जा कर ले। चीन अपना जो ऑफिशियल मैप है ना, उसमें पूरे इंडिया को चीन में दिखाता है। हम लोग सभी चीन में है, चीन के मुताबिक। चीन जो है अपना ऑफिशियल मैप में वो पूरे इंडिया को चीन में दिखाता है। अंदर वाला मैप जो घर में अंदर रखे हुए है, सपना ड्रीम्स प्रोजेक्ट, उसमें पूरे इंडिया चीन में है। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हो या सी जिनपिंग हो, सरकारी नौकरी दे दीजिए भाई, यही ना मनसा। भारत के लोगों की मनसा है सरकारी नौकरी दे दीजिए भाई। लेकिन चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया, 1000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया है मोदी जी के आने के बाद। लद्दाख में 1000 वर्ग मील एक्स्ट्रा जमीन पर कब्जा हो गया। यही ना अभी 2-4-10 दिन पहले, 20 दिन पहले आप देखते होंगे पार्लियामेंट का लाइव, राहुल गांधी बार बार क्या बोल रहे थे कि लद्दाख का मैप जारी करिए, लद्दाख का मैप जारी करिए। पर इतना कम संख्या में कांग्रेस है कि कुछ ज्यादा चिल्ला नहीं पाया बेचारा, मोदी जी उसको भटका दिए। सही में 1000 वर्ग मील मोदी जी के आने के बाद कब्जा हुआ है। पूरा जो झील तो सो प्यांग झील एक है, उसके आसपास का क्षेत्र पे 1000 वर्ग मील पर अभी वर्तमान में चीन ने कब्जा जमा लिया है, आगे बढ़ गया है। अब कोई एक्शन नहीं। खैर जाने दीजिए, मैं किसी का दुष्प्रचार करने यहाँ नहीं पहुंचा हूं। तो भैया ये आइए, हमारा ये डोकला है, डोकलाम है, डोकलाम है। यहां पर अगर चीन आ जाता समझौता तोड़ के, मान लीजिए यहां पहुंच जाता, तो क्या होता, ये 16 किलोमीटर उसके लिए खेल होता। 16 किलोमीटर कब्जा करना उसके लिए खेल होता। तुरंत कब्जा करता, बोलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट मेरा है, अब लड़िए उससे आप। तुरंत कहते पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा है, पूरा 7 सिस्टर कट जाता। तो चीन यहां आता उससे पहले भारत को सचेत होना था। उससे पहले भारत सचेत हुआ और चीन को यहां से मार के भगाया कि भाई आप समझौता तोड़कर यहां आ रहे हैं, यहां किसी को आना नहीं था। चीन को यहां पीछे हटना पड़ा है। ये बात 2014 में ही शुरू कर दिया था वो। चीन जो है इस चुंबी घाटी में 2014 में ही शुरू कर दिया था। लेकिन मुद्दा कब उजागर हुआ, 2016 में, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था। मुद्दा कब उजागर हुआ, 2016 में। बोले चीन के इसमें आने से यूपी के चुनाव का क्या मतलब, आपको पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक से कितना वोट मिलता है। समझ में आ रहा है बात। मोदी है तो मुमकिन है, हो जाता है 2 मिनट में। अब भारत के लोग को रोजगार दीजिए चाहे ना दीजिए, इमोशनल डायलॉग मार दीजिए, सब कुछ छीन के आपका पैकेट खाली कर दे। कोई इमोशनल डायलॉग मार भाई क्या करें, ऐसा था, तुरंत। भारत इनोसेंट, थोड़ा सा भावुक टाइप के लोग हैं, इनको 2-4 थप्पड़ मार के मनाना भी आसान है। चलो भैया, तो भैया जो भी हो, एक लाइन था ना, राहत इंदौरी का लाइन था एक कि सीमा पर बहुत तनाव है क्या, सीमा पर बहुत तनाव है क्या, पता तो करो पड़ोस में चुनाव है क्या, है ना। सीमा पर अगर तनाव हो रहा है तो पड़ोस में इसका मतलब चुनाव है। चलिए, तो भैया ये रोकना जरूरी था। क्यों रोकना, समझ में आ गया बात। ये डोकला पास है। सुनो, सिक्किम में एक और दर्रा है, जब हिमालय पढ़ाएंगे तो दोबारा भी पढ़ाएंगे, ये यहीं पर अंतिम हो गया, ये नहीं है। हिमालय पढ़ाते समय फिर इसको पढ़ाएंगे। और एक और दर्रा यहाँ पर है बच्चा, एक और दर्रा कहां पर है, यहां पर है। तो देखो, एक भूटान जाने का रास्ता, एक चीन जाने का रास्ता, और एक कहां जाने का, तिब्बत जाने का रास्ता। इधर कौन सा देश है, देश ने कही जगह है तिब्बत। तो तिब्बत जाना है तो इस दर्रा से जाइए, चीन जाना है तो इससे जाइए, और भूटान जाना है तो इससे जाइए। तो ये जो दर्रा आप देख रहे हैं तिब्बत जाने वाला, नंबरिंग अगर कर दें तो 1, 2 और 3, तो नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 पे जो दर्रा है वो है जेलिपला दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया, जेलिपला दर्रा। और नंबर 2 पे जो दर्रा है, हिंदी में लिख देते हैं जेलिपला, जेलिपला दर्रा। और नंबर 2 पे है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाम सुना है ना।
और नंबर 3 पे है डोकला दर्रा, डोकला दर्रा, डोकला पास। क्लियर है? अरे कुछ जानकारी मिल रहा है, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है। अब बोलना शर्माना मत, और ऊपर से जा रहे तभी बोल देना कि सरदम बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लिख रहे हैं। भैया डोकला दर्रा से कहां जाएंगे? भूटान। और जेलिपला से जाएंगे तिब्बत, और नाथुला से जाएंगे चीन। नाथुला दर्रा जो है ना, ये जो नाथुला दर्रा, इससे कहां जाएंगे? चीन। और जेलिपला से तिब्बत, और डोकला से भूटान। दिखाई दे रहा है, सब सामने देश दिख रहा है। क्लियर है भाई? डोकला दर्रा 3 नंबर पे डोकला है, 2 नंबर पे नाथुला है, और 1 नंबर पर बच्चा क्या है? जेलिपला। जेलिपला से कहां जाएंगे? बोलो। तिब्बत। और नाथुला से चीन, और डोकला से भूटान। नाथुल आपने सुना है नाम? एक प्राचीन काल में एक राजा था कनिष्क। प्राचीन काल में कुषाण वंश का एक राजा था कनिष्क, सुना है नाम? कनिष्क ने एक रोड बनवाया था भारत से चीन के लिए, और फिर चीन से कहां के लिए? साउथ ईस्ट, सॉरी यूरोप के लिए। चीन से यूरोप के लिए एक रूट बनवाया था राजा कनिष्क ने। राजा उतारिए रहे हैं क्या? अभी उतार लो, उतार लो, उतार लो। ये लाल पीला हरा से क्या मतलब है? 10 कलर का, एक एक कलर से बनाइए ना। पूछो ना, पूछो ना। कितना सुंदर लग रहा, लिखवा देंगे तो गिजिर बिजिर हो जाएगा। नहीं, रफ हो जाने को क्या बोलते हैं सर? गीची पीची हो गया, गिजिर बिजिर हो गया। जी बताइए। डोकला के इसके नीचे ये डोकलाम है, हिंदी लिख देता हूं, डोकालाम। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, उतना सुंदर नहीं है, काम चलाऊं ठीक है, परीक्षा में लिख लेता हूं, है ना, उतने है बस। काट कुट नहीं करता, काट छाट नहीं करता। मेरा काट छाट की आदत सुधरवाया था प्रोफेसर माजिद हुसैन ने। उन्होंने जैसे ही काट छाट होता था ना हल्का भी, तो पूरा पेज को काट देते थे। हमारे सर सही तो लिखा था, काट क्यों दिए? भाई थोड़ा सा काटा हुआ था ना, तो पूरे काट दिए, तो सारा मेहनत बेकार। इतना बारू मेहनत बेकार करवाए कि आदत सुधर गया। तो आदत सुधारने के लिए कठोर एक्शन लेना पड़ता है। अगर आपकी आदत खराब है तो कुछ ऐसा एक्शन लीजिए जिससे कि आपको पूरा एकदम शरीर को तकलीफ हो, तो तुरंत आदत सुधर जाएगा। तो आदत सुधारना है तो प्यार से आदत नहीं सुधरता है, गलत आदत कठोरता से सुधरता है। नहीं जी? तो सर का नाम, अब उनका डेथ हो चुका, फिर भी नाम ले रहा हूं। सुधारा था उन्होंने, काट छांट हो गया, बन गया। तो नाथुला दर्रा से होकर, सुनो, कनिष्क ने एक रूट बनवाया था। कनिष्क ने एक रूट बनवाया था, उस रूट का नाम था सिल्क रूट। सुनो, नाम सुना है? कहां कहां खोए हैं? नाथुला दर्रा से होकर एक रूट बनवाया था कनिष्क ने, जिसका नाम था सिल्क रूट, रेशम मार्ग। नाम सुना होगा आपने? भारत से चीन तक, चीन से यूरोप तक रेशम मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा था, उस समय जब भारत में कनिष्क राजा था, जिस समय भारत में कुषाण वंश का राजा कनिष्क था, उस समय चीन का राजा था, चीन का राजा था पांचाऊ। यही चाऊ चाऊ नाम रहता है वहां का। चीन का राजा उस समय कौन था? पांचाऊ। पांचाऊ भारत का राजा जिस समय कनिष्क था, उस समय चीन का राजा कौन था? पांचाऊ। और दोनों में अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए सिल्क रूट बन पाया था। सिल्क रूट बनने का कारण क्या था? पांचाऊ और कनिष्क में दोस्ती थी। दोस्ती इतनी गहरी थी दोनों के बीच, दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे। दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे। कनिष्क एक बार गया हुआ था पांचाऊ के यहाँ। कनिष्क कहाँ गया था? पांचाऊ के यहाँ, और गलती से उसके सिस्टर को देखा। गलती से देखा, हाँ बिल्कुल, और देखते ही प्रेम हो गया। रूपाकर्षण था, कभी मिला नहीं था, देखते प्रेम हो जाना। कई प्रकार का प्रेम होता है, रूपाकर्षण, भावाकर्षण, प्रेम के कई भाग प्रकार है ना। हिंदी साहित्य का मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए बता दिया। तो रूपाकर्षण वाला प्रेम था। अंग्रेजी में क्या तो बोलते हैं देखते ही प्रेम का? देखो ये बच्चा का पता है, लव एट फर्स्ट साइट। अब वो लौट कुछ भाई ऑन द आउट ऑफ वे नहीं गया, ऑन द वे गया, लौट कर आया, और आने के बाद उसने क्या किया? चिट्ठी लिखा पांचाऊ को
कि प्रिय मित्र पांचाऊ, अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो मैं आपके सिस्टर से विवाह करना चाहता। सही बात है भैया, कहा आउट ऑफ वे तो गया नहीं, मैंने ऑन द वे पूछताछ करके गार्जियन से। तो उधर से लिखा पांचाऊ कि दुष्ट कहीं का, नीच कुल में उत्पन्न, हिम्मत कैसे तुम्हारा हो गया मेरे सिस्टर शादी करने के नाम लेने का। बोला ऐसे बोलोगे, हम भी भारत के राजा हैं, ऐसे बोलोगे। कर दिया अटैक किसी बात को लेकर, हमला तो किया, लेकिन पांचाऊ इतना ताकतवर था कि कनिष्क को भगा भगा के मारा। शादी का सपना भी टूटा और ये जो सिल्क रूट था ये भी बंद हो गया। तो नाथुला पास से जो सिल्क रूट बनवाया था ना, वो बंद हो गया था उसी के समय। बाद में जब चीन ने 1962 में अटैक किया तो फिर दोबारा बंद हुआ, और फिर 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसको दोबारा खोला गया। तो ये पूरी कहानी थी। समझ में आया? ऐसे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास को भी और थोड़ा भूगोल को भी, तब याद रहेगा। हमारा मकसद आपको प्रेम का पाठ पढ़ाना नहीं था, मकसद था आपको याद करवा देना कि अब कभी नाथुला पास आप अब नहीं भूलिएगा। अब कनिष्क का उस समय राजा था पांचाऊ, अब ये भी नहीं भूलिएगा। सिल्क रूट गुजरती थी कहां से? नाथुला दर्रा से, अब ये भी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? चलिए, हमारा ही मकसद था। मिटाएं इसको? मिटाना नहीं, कुछ और बता देते हैं। सुनो, अभी जो नया कश्मीर बना है, नरेंद्र भाई मोदी का एक काम बहुत बढ़िया था, कश्मीर से धारा 370 को हटा देना। 35A और धारा 370 जो उन्होंने हटाया, काबिले तारीफ है, लेकिन उनको एक काम साथ में करना चाहिए था। कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही पूरे भारत एक तरफ, कश्मीर एक तरफ, भारत से जितना भी फंड है अधिकांश फंड लगा देना चाहिए कश्मीर में। कश्मीर में IIM, IIT, बड़े बड़े कॉलेज, वो भी एक IIT नहीं, 2-3 IIT, 2-3 IIM, इस तरह के विश्वविद्यालय खोल दीजिए। जहां सड़क कनेक्टिविटी नहीं है वहां भी कनेक्टिविटी बना दीजिए। मैंने पूरा खर्चा कश्मीर में करके लोगों का दिल जीत लीजिए। कश्मीर के लोगों का, चूंकि दिल जीत कर ही, किसी पर जबरदस्ती आप कब्जा नहीं कर सकते। कब तक करिएगा? 370 हटा दिए। कश्मीर में अगर नाराजगी है तो नाराजगी दूर करने के लिए जो भी उपाय वो करना चाहिए, लेकिन कश्मीरियों के लिए काम नहीं किया गया। ऐसा आप यहां बैठ के बोल रहे हैं, एक बार जाइए सर्वे कर लीजिए। नहीं, रियलिटी ऐसा नहीं है, बात समझिए ना। घाटी में लोग खुश नहीं है। जम्मू में तो पहले भी खुश थे, वो चाहिए थे 370 हटे। लद्दाख के लोग भी खुश थे। घाटी के लोग की बात मैं कर रहा हूं। आप एक बार घाटी में जाइए, घाटी की वस्तुस्थिति आप नहीं जानते। घाटी बड़ी खतरनाक क्षेत्र था, वो पूरा पाकिस्तान ही था, आपको नहीं पता है। वो केवल राजनीति नहीं, वहां पूरा पाकिस्तान, नहीं अगर वोटिंग होता तो 90% वहां के लोग इंडिया में था, पर फिर भी पाकिस्तान को वोट करता। बात नहीं समझ रहे हैं आप? इसलिए उनको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उनको भगा दीजिएगा मार के यहाँ से पाकिस्तान। ऐसा तो सब ना 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 ना, वो नहीं। घाटी में बहुत लोग नाराज हैं। हम इसका भाई, हम तो 370 का समर्थन करें हटाने का, लेकिन घाटी में विकास करना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। सुनो बच्चों, ये लद्दाख है, ये क्या है? लद्दाख। और ये जो है जम्मू कश्मीर। अब ये बच गया, सो क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो कश्मीर का नया नक्शा जारी हुआ वो यही नक्शा है। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में ये जो भाग है, ये इतना भाग, इसको बोलते हैं घाटी, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। और जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं जम्मू में, इसका नाम है जम्मू। नोट कर लीजिए। यानी जम्मू कश्मीर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कश्मीर घाटी, केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय नहीं, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, केवी का मतलब कश्मीर घाटी। थोड़ा सा मैप जान जाओ। और कहां से आ गया ये? जा ही नहीं रहा है? अच्छा, हाँ, तुम लोग जो आओ कुछ दबवा दो। ये सही, अच्छा ये वाला आ गया भाई, थैंक यू। ऊपर नीचे नहीं, आप लोग भी अंदाजे पे मार रहे थे कि कौन सा, कहीं पर दबा दीजिए हो जाए। हो गया, बन गया। अब बताओ जम्मू कश्मीर के क्या क्या बांट दिए? दो भागों में, ऊपरे वाला कश्मीर घाटी और नीचे वाला जम्मू।
तो जम्मू और कश्मीर घाटी को मिलाकर क्या बनता है? जम्मू कश्मीर। और ये लद्दाख का क्षेत्र है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब क्लियर हो गया। क्लियर है। एक मैप और कश्मीर का बनाएंगे, मिटाएं इसको। अच्छा बनाओ बनाओ, थोड़ा सा आप लोग सुस्त हैं कि ये भी मैंने कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, वही ना बोल रहे हैं सब पाकिस्तान, 90% पाकिस्तान के फेवर का है। कश्मीर वैली में 90% वोट पाकिस्तान का है। बात समझिएगा, वहां सिर्फ रोटी सेकने वाली की बात नहीं है, वहां की जनता भी 90% उसी मानसिकता का है। अगर इंडिया को डर था तो कश्मीर वैली से, कहां देखे कि जम्मू तवी में बम विस्फोट हो गया। कश्मीर वैली जो है वहां श्रीनगर है, और श्रीनगर के लाल चौक जो है हमेशा बम फेंक देता था खिड़की अंदर, घर में से कब बम चला है आपके ऊपर कोई नहीं जानता। आप आराम से दूध लेके जा रहे हैं, दूध की थैली, एक बम फेंक दिया आपके ऊपर, अब उड़ जाइए हैं। अरे हो तो रहा है जी, खूब मुठभेड़ हो रहा है जम्मू में, घर में घुस के आतंकवादी को मारा। अभी हाल ही में एक पुलिस वाले को मार दिया है, खूब अब हो रहा है। अरे भाई हो रहा है, लेकिन जैसे अभी पुलिस में पिछले एक आध महीना पहले एक इंस्पेक्टर को मार दिया, थाना पे हमला कर दिया। हो रहा है, काफी हो रहा है, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूं भाई, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं। आगे आइए, चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, सबको मिलकर चलाना है, देश हमारा है ना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। बात खत्म है। आगे आइए, हो गया, इसको मिटा दें सबका। चलो, अरे भूगोल अब समझ में आ रहा है, लग रहा है कि भूगोल हो जाएगा। अब मैप में हमसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं होगा पटना में। मतलब आप लोग को कैसा लग रहा है कि हम लोग अगर मैप सीख ले इस तरह से तो हम लोग बेहतरीन कर सकते हैं मैप में। आगे आइए, एक और मैप, छोटा सा मैप बताता हूं। देखो भाई, कश्मीर का केवल कश्मीर बनाइए। ये है, सॉरी, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। यह है पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर। जो पूरा कश्मीर जो देखते हैं ना पूरा बढ़िया से बना हुआ, वो पूरा कश्मीर आपका नहीं है। ये जो पार्ट है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सीओके, यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। माने दोनों कान काट के कोई ले गया, एक कान ले गया कश्मीर का काट के कौन? पाकिस्तान, और दूसरा कान कौन ले गया? चीन। तो भैया इसका नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन, अक्साई चीन या सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके बीच में जो बच्चा देख रहे हो पार्ट, इतना दूर, ये सब इंडिया में है, ये पूरा इंडिया में है। पर ये जो हम शेड किए हैं बीच में, उपाय समझ में आ गया? बीच में जो शेड किए हैं, इस शेड का नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। नाम सुना है सियाचिन का? सियाचिन ग्लेशियर है जहां पर हमारे सेना डटे रहते हैं, वहां जाकर बर्फ में ढक जाते हैं, फिर भी ड्यूटी करते हैं वहां। तो सियाचिन ये इंडिया का ही पार्ट है। सियाचिन कहाँ है? इंडिया में। देखो, जब भारत को आजादी मिली तो सियाचिन को लेकर नेहरू जी ने कहा पाकिस्तान से कि सियाचिन में इतना ठंडा है, इतनी सर्दी है कि यहाँ ग्लेशियर में सैनिक डूब भी सकते हैं, ठंडी से मर भी सकते हैं, तो यहाँ हम सेना नहीं रखेंगे। तुम सोच लो, यहाँ मैं सेना नहीं रखूंगा और तुम भी अपना सेना इधर न मत भेजने, है मेरे कब्जे में। अब ऐसा मत करना कि हम सेना नहीं रखे तो धीरे धीरे तुम कब्जा कर लेना। पाकिस्तान को नेहरू जी ने बोला, अब पाकिस्तान इस से मान गया कि सियाचिन में हम अपना सैनिक नहीं भेजेंगे, आप भी मत रखे नेहरू जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान इसमें एंटर करना शुरू कर दिया। जब भारत नहीं है तो धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेना रखना बड़ी खर्चीला काम है, खतरे से खाली नहीं है। यहाँ लोग युद्ध में नहीं मारे जाते, ठंड से मरते हैं। यहाँ सेना के लोग यहाँ ठंड, अगर 20 लोग गए ड्यूटी करने के लिए, उसमें से 2-3 लोग मर ही जाते हैं ठंड से। ये ऐसी खराब स्थिति यहाँ सियाचिन की है। अब सुन लो, सियाचिन में सेना नेहरू जी रखना चाह नहीं रहे थे। अब पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है मत रखिए, हम नहीं भेजेंगे। लेकिन आदत से लाचार पाकिस्तान धीरे धीरे अपना आर्मी वहां भेज दिया, घुसपैठ करवा दिया। तब राजीव गांधी के समय ये पता चला कि पाकिस्तान अंदर घुस चुका है, तो राजीव गांधी ने चलाया एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत।
ऑपरेशन मेघदूत लिख लीजिएगा, कभी परीक्षा में आता है ऑपरेशन के नाम। ऑपरेशन मेघदूत पूछा जाए किसके लिए चलाया गया था, तो सियाचिन को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन में जो उसके भरोसे हम बैठे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, हम सेना हटा लिए थे, धीरे धीरे पाकिस्तान एंट्री मार दिया था। कौन से भाई ऑपरेशन से उसको भगाए, ऑपरेशन मेघदूत। किसके समय, राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी के समय चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। किसके समय चलाया गया और निकाला गया। उसमें अगर मोदी जी होते तो एक राज्य का चुनाव इसी मेघदूत पर जीत जाते, कि मोदी जी थे तो खाली करा दिया, पूरा सियाचिन खाली करा दिए 1985 में, है नहीं तो मच्छरों मारते हैं तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बेचारा कांग्रेस इतना बड़ा डील कर लिया, एटॉमिक डील। मनमोहन सिंह के समय अमेरिका से एटॉमिक डील किसने किया था, मनमोहन सिंह। एटॉमिक डील पूरे उसमें नियम है भारत में कि एनएसजी में जो मेंबर नहीं रहेगा उसको एटॉमिक टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, पर मोदी जी मनमोहन सिंह ने करवा दिया, लेकिन कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। 1971 के पाकिस्तान के लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कर दिए, पर किसी चुनाव में उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। लेकिन भाई साहब केवल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक को ही चुनाव का मुद्दा हो चुका, रोजगार तो दे नहीं रहे देश में। महंगाई, इस लॉकडाउन में लोग इतना त्रस्त हैं कि महंगाई जानबूझ के कम करना चाहिए था सरकार को, अपने पैसा सब्सिडी देकर, लेकिन महंगाई चरम पे पहुंचा हुआ है। कहीं कोई चिंता नहीं कि भाई साहब जानते हैं कि इस पर लड़ेंगे चुनाव तो कल हार जाएंगे। इस सर्जिकल स्ट्राइक वो बचा जिस पर हम चुनाव जीत सकते। सच्चाई बता रहा हूं। इस 180 रुपए तेल, कड़ुआ तेल खरीदने का दर्द आपको नहीं है क्या? अरे 180 रुपए किलो कड़ुआ तेल खरीदने का दर्द नहीं है? बिल्कुल दर्द है। तो भाई लॉकडाउन में जब हमारा रोजगार चला गया, सरकारी नौकरी वाले को तो पेमेंट मिल रहा था, प्राइवेट नौकरी वाले को नहीं मिल रहा, तो उस समय कहां से खरीदे, इसका दर्द नहीं है। सब्सिडी दीजिए, आप कम कीजिए कड़ुआ तेल का भाव, मार्केट पे छोड़ दिए आप कि कहां से लाए पैसा, कोई तरीका है? हर जगह फेल है भाई साहब। कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करा दिए। भाई बुरा मत मानना, हम अपना दर्द, आपका भी दर्द यही है। चलो आगे चलते हैं, मिटाएं इसको, बस यही बताना था। अब आइए हम लोग पहाड़ पे अब आते हैं। जो पहाड़ पढ़ाना था उस पहाड़ की चर्चा अब करेंगे। चलो क्लियर है? चला जाए आगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम। शुरुआत कहां से था? काराकोरम से। हेडिंग डाल दीजिए काराकोरम। कल आप आते तो उसको देखते। आप लिख नहीं रहे, फोटो ना बना रहे थे, उतार लिए थे। देखिए काराकोरम, हेडिंग डालिए काराकोरम। काराकोरम, क्षमा चाहता हूं भाई, खिलाफ अगर कोई सपोर्टर हैं तो हम उसके लिए, हाँ भाई जिसके लिए बैठे वही खत्म हो रहा है तो काहे का सपोर्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए काराकोरम, काराकोरम का एक चित्र बना लीजिए। देखो भाई, जो लोग नए हो उसके लिए बना रहा हूं, आप लोग मत बनाइए, पुराने वाले नहीं, नए वालों को खाली दिखा देता हूं प्रोफाइल पिक्चर बना के। अरे प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, एक होता है डीपी, एक होता है पीपी। तो प्रोफाइल पिक्चर माने अपना पिक्चर है तो प्रोफाइल पिक्चर, और डीपी माने होता है कि अपने जगह सलमान खान का फोटो लगा दिए तो होगा डीपी। सुनो भाई, ये जो पर्वत है यही काराकोरम है। कल मैंने बताया था काराकोरम जो है उसका विस्तार, ये सिर्फ नए बच्चे जो आज आए उनके लिए, काराकोरम का विस्तार कहां दिख रहा है भारत में? जम्मू कश्मीर में। इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिख रहा है, इसके बाद तिब्बत में और उसके बाद चीन में। इसका मतलब काराकोरम का विस्तार कहां कहां है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद तिब्बत और चीन में। याद रहेगा ना? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो बना लीजिए, केवल नया लोग बना लीजिए, पुराने मत बनाइएगा, नया लोग बनाएंगे। जब बनाओ तुम भी बनाओ, कल तुम भी नहीं बना पाए थे। जल्दी 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 फटाफट, इसमें टाइम ना लगना चाहिए। अरे सुनो, ₹2 का आता है ज्योग्राफी का सीट, वो आता है खाली मैप पन्ना वाला, उस पर पेंसिल चलाते रहो, सीख जाओगे। अरे इंडिया जैसा लगे खाली वैसे बनाइए ना। बन गया? थोड़ा जल्दी बना लीजिए। बन गया? अब इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए देखो भाई, अब ये जो पहाड़ आप देख रहे थे इसको जूम कर दिए, इसको बाहर निकाल दिए, उस मैप से इसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। थोड़ा बहुत सारा चीज दिखाना है इसलिए। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, इसका विस्तार लद्दाख,
अब नया वाला मैप से बना रहा हूं। इसके बाद तिब्बत और उसके बाद चाइना में इसका विस्तार पूरे गायब हो गए, कोई बात नहीं। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और चीन में है। पूछा जाए कहां कहां काराकोरम विस्तृत है, अब अलग से लिखना पड़ेगा आपको। फोटो में जब लिख दिए नाम, कहां कहां विस्तृत अलग से लिखना पड़ेगा नहीं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और चीन में इसका विस्तार है। देखो भाई, इस पूरे पर्वत की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। इस पूरे पर्वत की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। नोट करते जाइए, जहां जहां बना रहा हूं वहां नोट करते जाइए। बढ़िया मैप, सुंदर बना रहे हैं आप, अच्छा है मैप आप। सबका ठीक है, आपका भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया मैप बना है। जिसका जिसका अच्छा है देख लेता हूं। अच्छा दिखाई, आगे में जो बॉयज बैठे हैं उनमें किसी का हमको अच्छा दिख नहीं रहा है ना। तो अब हम अब हम ऐसा मार देंगे, पीटेंगे नहीं, बिना पीटे आपको बनाने आ जाएगा। मार नहीं खिलाएंगे ना, मार खाने की जरूरत नहीं है। खासकर अब इस उम्र में मार खाएगा आदमी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, काराकोरम का विस्तार कहां है जी? बोलो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और चाइना की टोटल लंबाई 2500। ध्यान सुनिएगा और बहुत सारी बात आपको समझ में आएगा। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6500 मीटर। कितना है भैया एवरेज हाइट? भाई लिखो एवरेज हाइट। एवरेज हाइट का मतलब बताएंगे, पहले लिख लीजिए। और सुनिए, पहाड़ से थोड़ा दूर हट के लिखिएगा। लिखने अलग से लिखवाने का काम अगर करें, कोई बात, अब लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग से लिखवाने का काम करें तो थोड़ा पहाड़ से दूर हट के लिखना है। और काराकोरम जो कंजूसी में बनाए, थोड़ा सा जगह बचा था काराकोरम बना लिए, ये गलत है। आप बड़ा सा बनाना था, ऊपर नीचे बहुत कुछ लिखना होता है। कोई बात नहीं, देख दूसरा ही बना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर फाइल पिक्चर हो जाएगा, अगला डीपी हो जाएगा। बनाइए बीच में भी और नीचे जाके एकदम बीच में, कंजूसी नहीं करना है। चलिए, भूगोल अमीर विषय है। हम लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक अभिजात परिवार से भूगोल वाले हैं। हम लोग पढ़ना खर्चा ना करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर पैदल चलने लगे गांव का जमींदार तो लोग देखेंगे क्यों पैदल चल रहा है, लेकिन उसका शान है कि गाड़ी से ही निकलेगा, बग्घी से। जूता कोई और पहनाएगा, है ना, पकड़ के कोई और बैठाएगा, आराम से बग्घी चलेगा। ये शान और शौकत है, इसलिए तो बर्बाद हो गए सारे जमींदार। भैया एवरेज हाइट कितना है? 6500 मीटर। अब सुनो, अब आप कहिए सर इस पूरे पहाड़ का 6500 मीटर हाइट है। अरे मेरे भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है? आप मैथ पढ़े होंगे। एवरेज का मतलब आसपास। अगर हम बोलते हैं इस क्लास का एवरेज एज 22 साल है, अगर हम बोलते हैं इस क्लास का एवरेज एज 22 साल है, इसका मतलब किसी एक बच्चा का 22 साल नहीं है। यहाँ जितने बच्चे हैं उसका 22 के आसपास एज है। मतलब किसी का 20 साल है, किसी का 21 साल है, किसी का 22, किसी का 23, किसी का 25। मतलब कहने का ये हुआ कि एवरेज का मतलब या मीन वैल्यू जो पढ़ते हैं हम लोग, उसका मतलब होता है उसके आसपास। कभी एग्जाम में गए हो और टाइम कम बचा है और 10 नंबर का एवरेज निकालने कह रहा है, तो बीच का किसी हिस्से का वैल्यू निकाल देख लीजिए, उसके आसपास का वैल्यू कौन है, आंसर वही हो जाएगा। अंतिम में ट्रिक है ये। तो भैया एवरेज का मतलब उसके आसपास की वैल्यू, आसपास की वैल्यू। यानी इस पर्वत की जो ऊंचाई है 6500 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि इस पहाड़ में आप कहीं भी जाइए तो इसकी औसत ऊंचाई 6500 का मतलब इसकी ऊंचाई कहीं भी जाइए आपको 6500 के आसपास ही मिलेगा। मतलब इस पहाड़ में एग्जैक्टली एक पॉइंट की हाइट 6500 नहीं है। एवरेज का मतलब इस पहाड़ में आप कहीं भी जाइए इसकी हाइट आपको 6500 के आसपास मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जाइए, लद्दाख में जाइए, तिब्बत में जाइए, मतलब अधिकांश जगह की हाइट 6500 के आसपास आपको मिलेगा। हाँ, किसी एक पिक की हाइट 8000 भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जगहों का हाइट कितना होगा? 6500 के आसपास। अब देखिए, जैसे आप पढ़े होंगे भूगोल में ही कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ये जीके है भैया, नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, आप थोड़ा दूर हट के लिखने का काम दूर हट के दूसरा पन्ना में भी कर सकते हैं। सुनो, जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर जाते हैं 165 मीटर पर, जैसे जैसे पहाड़ में हम जैसे जैसे पहाड़ में हम ऊपर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस। जैसे जैसे पहाड़ में हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है भैया, 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। मान लो तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 165 मीटर ऊपर जाओगे तो हम 9 डिग्री हो जाएगा, और 165 मीटर ऊपर जाओ वहां हो जाएगा 8 डिग्री, उसके 165 मीटर और ऊपर जाओ वहां हो जाएगा 7 डिग्री। यानी जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बोलो घट जाता है। आइए बताओ हमको, जैसे जैसे इसी हिसाब से अगर जाते जाओ तो हिसाब लगाओ 1000 मीटर पर कितना घट जाएगा, -6.5 डिग्री सेल्सियस, -6.5 डिग्री। मतलब इसी हिसाब से ऊपर जाओगे ना तो 1000 मीटर ऊपर चले जाओगे तो कितना घट जाएगा तापमान, 6.5। अगर यहां तुम बैठे हो और यहाँ का तापमान 10 डिग्री है तो चले जाओ तुम 1000 मीटर की ऊंचाई पर तो कितना हो जाएगा, 10 - 6.5 यानी 3.5। यानी जैसे यहाँ 10 डिग्री है तो 1000 मीटर ऊंचाई पर कितना होगा, 3.5 डिग्री। इस तरह से तापमान घटता जाएगा। अब मुझे ये बताओ भाई कि इस पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, 6500। यानी इस पर्वत की अधिकांश जगहों की ऊंचाई कितनी है, 6500। अभी बताओ 1000 मीटर जाने पर तापमान कितना घट रहा है, 6.5, और जाना कितना है 6000 मीटर से भी ऊपर। तो 6000 मीटर में 39 डिग्री, 6 × 36 = 3 39, और 500 मीटर और जाना है तो 42। यानी इस पहाड़ में कहीं से भी ऊपर जाओगे तो नीचे की तुलना में ऊपर में तापमान कितना घट जाएगा, -42। समझ में सबको आ रहा है ना। अरे 1000 मीटर पर 6.5 घट रहा है तो 6000 मीटर पर 6 गुना कर दो, 6.5 × 6 6 × 36, अब 5 करेंगे 6 बार तो 3 आ जाएगा 39, और फिर 500 मीटर और जाना है तो 42 डिग्री। लगभग 42 डिग्री के आसपास तापमान नीचे से ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि गर्मी के दिन में भी अगर इस पहाड़ पर जाते हैं, जून के महीना में भी इस पहाड़ पर जाते हैं तो इस पहाड़ पर तापमान -12 और -15 मिलेगा। यही ना हुआ जी, 42 डिग्री तापमान घट जा रहा है ऊपर जाने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जाएंगे, अगर नीचे मान लो 30 डिग्री है, जून का महीना है, नीचे 30 डिग्री है, अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो भी 42 - 30, 30 - 42 कितना होगा, -12। यानी -12 डिग्री, -15 डिग्री गर्मी में भी तापमान, जाड़ा में -75 डिग्री हो जाता है, -80 डिग्री हो जाता है। तो क्या ऐसे कंडीशन में इंसान रहेगा यहाँ, ऐसे कंडीशन में इंसान रह पाएगा। मजबूरी में हमारे सैनिक रहते हैं, मजबूरी में मेरे सेना के जवान वहां रहते हैं। पाकिस्तान और चीन से खतरा है इसलिए वहां वो रहते हैं। वहां अगर भूटान होता या कोई और देश होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहेगा, इंसान न रहेगा तो घूमने फिरने का स्थान बनाया जा सकता है, यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब इस पहाड़ में कोई हिल स्टेशन नहीं मिलेगा, यानी काराकोरम पर्वत में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। क्यों, ड्यू टू एक्सेस कोल्ड या ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण काराकोरम में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। क्लियर है, तो लाइन लिख लीजिए, ऊंचाई के कारण काराकोरम में कोई, देखिए एकदम समझ के पढ़िए, बाकी कौन सा चोटी कहाँ है और कौन सा दर्रा कहाँ है इसके लिए मास्टर की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि कौन सा पास कहाँ है और कौन सा ग्लेशियर कहाँ है, इसके लिए टीचर की क्या जरूरत है भाई, खुद में पढ़ लेंगे। अरे ऊंचाई के कारण काराकोरम में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण लिखो, काराकोरम में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। देयर इज नो हिल स्टेशन इन काराकोरम ड्यू टू हाइट। देयर इज नो हिल स्टेशन इन काराकोरम ड्यू टू हाइट। देयर इज नो हिल स्टेशन इन काराकोरम ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण काराकोरम, हिल स्टेशन का हिंदी क्या होता है, हिंदी स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। वैसे पहाड़ी केंद्र नहीं, हिल स्टेशन का हिंदी होता है स्वास्थ्य वर्धक केंद्र, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला केंद्र। अगर वहां हिल स्टेशन बना दिए तो पता चला स्वास्थ्य बिगाड़न केंद्र बन गया। नहीं जी, गए हैं घूमने हिल स्टेशन पर, अब हम बर्फ के स्टैचू बन गए हैं, है ना। तो भैया यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट आते हैं, देखो भाई, इस पूरे पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ग्रेनाइट एंड नीस से। भाई बात क्या कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या बात, अच्छा हिल स्टेशन, HILL हिल स्टेशन, हरियाणा में बोलते हैं स्टेशन, स्कूल, स्पेशली, है ना। तो भैया हिल स्टेशन का मतलब स्वास्थ्य वर्धक केंद्र या पहाड़ी केंद्र भी आप लिख सकते हैं। इस पूरे पर्वत का निर्माण
ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। किससे हुआ भैया? इस पूरे पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। इस पूरे पर्वत का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। इस पूरे पर्वत का निर्माण, न हो तो अलग से लिख लो, ग्रेनाइट पत्थर का नाम नहीं सुना है? आजकल घरों में भी किचन वॉशरूम में लोग क्या लगवा रहे हैं? ग्रेनाइट। कुछ लोग तो ज्यादा अमीर है तो पूरे मकाने में ग्रेनाइट लगवा दे रहे हैं, पूरे घर में ग्रेनाइट लगा हुआ है। पता चला कि कुछ आधा घर जो है ना वो ग्रेनाइट का है और आधा घर क्या है भैया? संगमरमर का है। तो मैंने पूछा घर के जो मालकिन थी उनसे कि ऐसा क्यों किए? आधा घर में लगा है मार्बल और आधे घर में लगा है ग्रेनाइट। मतलब क्या करें, बड़ी बहू का शौक था कि मेरे कमरे में मार्बल लगना चाहिए, और छोटी बहू कह रही थी कि मेरे कमरे में ग्रेनाइट लगना चाहिए। तो क्या करें, दोनों का मन रख लिए है ना। आजकल ग्रेनाइट और नीस, आजकल बहुओं के मन से ही सब कुछ होता है, बेटे के मन से कहा? बेटा का मन से जब तक शादी नहीं हुआ तबे तक, नहीं तो घर में ऐसा तूफान खड़ा होगा ना कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान कीजिए। है ना कुछ न लाता है, शादी हो जाएगा तब पता चल जाएगा तूफान कौन लाता है। कोई नहीं लाता, तूफान आ जाता है। बस आप अपने आप को देखिए कैसे मैनेज करते हैं। और जो मैनेज नहीं किया सुसाइड कर लेता है ना। तो भैया वो अभी तक आपकी बात मानी जाएगी, उसके बाद नहीं। चलिए, खाली कहने को है नारी कमजोर, महिला सशक्तिकरण कर दीजिए, कोई कमजोरी नहीं है। प्राचीन काल से सब मजबूत हैं। चलिए, अब तो नीतीश कुमार बोले बीपीएससी का पीटी पास करो और कोई कास्ट के हो। अब इस बार कर दिए जनरल लड़की भी, अगर जनरल यूआर कैटेगरी की भी लड़की हो तो लड़की कोई हो बीपीएससी का पीटी पास करो, 50,000 ले जाओ। और यूपीएससी आईएएस का पीटी खाली पास करो और 1 लाख ले जाओ। तो भैया क्या करना है, परीक्षा पास कीजिए और 50,000 ले आइए और 10,000 हमको भी दे दीजिए। थोड़ा सही में तो झूठ में बोल रहे हैं। बीपीएससी का पीटी पास करो, 50,000 हम दिलवाएंगे, लेकिन 10,000 हम लेंगे। लड़का के लिए कोई ऑफर नहीं। आप अगर शायद लड़का में एससी में है शायद, आगे छोड़िए, ऐसा बात नहीं। हाँ, करवा तो रहे हैं जी, ये बीपीएससी का लेवल ही करवा रहे हैं। आगे आओ, सुनो भाई, आगे आओ। देखो तिब्बत में हम बिल्कुल करवा देंगे, बस आप तैयारी करिए ना, पढ़ना तो आप ही को है ना। देखो, तिब्बत में 2 झील है। एक झील का नाम है मानसरोवर। बताइए, लड़कियों के लिए मिला है सुविधा, उनको पता नहीं है। आपका राइट आपको पता नहीं। मानसरोवर, और इसका नाम है राकस ताल। इसी पहाड़ में, सुनो, इसी पहाड़ में तिब्बत में 2 झील है। देखने से क्या लग रहा है आपको? दोनों जुड़ा हुआ है। देखने से तो दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन मैप चूंकि छोटा होता है इसलिए जुड़ा हुआ लग रहा है। ये दोनों झील पास में है पर जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। तो मानसरोवर और राकस ताल झील दोनों एक दूसरे के आस पास ही हैं। इसको राकस ताल कहते हैं, राक्षस ताल मत कर दीजिएगा। राकस बोल भी देंगे तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है। राकस ताल या राक्षस ताल जो बोलिए। वैसे बिहार में राक्षस को राक्षसे कहते हैं, है ना, कि राकस देखे थे। गांव में जाइएगा तो क्या बोलता है? राकस। और ज्यादा खा रहा है तो क्या बोलता? राक्षत। हे राक्षत की तरह क्यों खा रहे हो, ठीक से खाओ, नहीं बोलते। राक्षत और राकस, ये सब बिहारी अपना टोन है। ये राकस ताल और मानसरोवर, यहां से एक नदी निकलती है स्टूडेंट्स। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। नाम सुना है? हम यहीं पर नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैपिंग दिखा रहे हैं कि इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। हम नदी अलग से पढ़ाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का अलग से। आधा घंटा खाली ब्रह्मपुत्र नदी चलेगा जब पढ़ाएंगे तो सुनो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी सुनो। ब्रह्मपुत्र नदी तो है नाम इसका, लेकिन इंडिया में तिब्बत में जहां से नदी निकलती है वहां इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। या इसका एक और नाम है यारलुंग जांगबो। यारलुंग मुंह उठा जाता है नाम लेते समय। यारलुंग जांगबो या सांगपो। यारलुंग जांगबो। अरे ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में 2 नाम है, या तो सांगपो, अरे कन्ने लिखे जगह तो कम है। रुको देख के लिखना,
सा आधा ग अपू, अब दिखाई दे रहा है ना, सांगपो और यारलुंग, चांगबो नहीं जांगबो, सांगपो और यारलुंग जांगबो, ये ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को इंडिया में, इंडिया में वो भी असम में, भारत के असम में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। लेकिन वही ब्रह्मपुत्र सेम नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो या यारलुंग जांगबो, याद रहेगा? क्लियर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, पूछा जाए कहां से, तो मानसरोवर झील से। लेकिन यहां भी एक ग्लेशियर है, मानसरोवर झील में ग्लेशियर जिसका नाम है चेमान युंग डुंग, वहां से निकलती है। अभी ना, अब जब पढ़ाएंगे ना ब्रह्मपुत्र तब वो नाम लिखेंगे, अभी मानेसरोवर याद रखिए, ठीक है। और एक नदी निकलती है कहां से? राकस झील से, राकस ताल से, उसका नाम है सतलज नदी। नाम सुने हो? सतलज, या कहीं कहीं सतलुज भी लिखा रहता है, सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है? राकस ताल से। आई राकस ताल और मानसरोवर जो झील है वो किस पहाड़ में है? काराकोरम में। अब सुनो, ये जो आ रही है नदी, ये नदी इंडिया में आती है। भाई सुनो, तिब्बत से इंडिया आप आइएगा तो सामने में एक पहाड़ मिलेगा, हिमालय पहाड़। तिब्बत से इंडिया में आओगे ना तो सामने हिमालय पहाड़, तो हिमालय को क्रॉस कैसे करोगे? किसी दर्रा से। तो भैया ये नदी भी आ रही है इंडिया में तिब्बत से निकलकर, तो किसी दर्रा से इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो जिस दर्रा से सतलज नदी क्रॉस करती है पहाड़ में, उस दर्रा का नाम है सीपकीला दर्रा। क्या नाम है जी? इसीलिए बनवाए थे अलग से मैं, सीपकीला दर्रा। आज हम लोग 4 दर्रा पढ़ लिए ना, खेल खेल में 4 दर्रा, डोकला दर्रा, नाथुला दर्रा, जलिपला दर्रा और सीपकीला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में सीपकीला। हाँ रुको भाई, अब ठीक है। सीपकीला दर्रा, सीपकीला दर्रा कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? और वहीं से सतलज कहाँ एंटर करती है? इंडिया में। ठीक, तिब्बत में कुछ ना सतलजे बोलते इसको, इसका नाम कहीं अलग अलग नहीं है, सब नदी का नाम अलग। अब सबका नाम घर का गोलू है तो सबका नाम घर का रहेगा। ये निकल रही राकस ताल से, राकस ताल से निकल रही है और इंडिया में आ रही है सीपकीला दर्रा से। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी में यहां पर कोई दर्रा नहीं है, इस पूरा तिब्बत में फ्लो करके इंडिया में प्रवेश कर रही है। एक गॉर्ज है ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, वहीं से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र का असम में नाम है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में नाम है जमुना। ब्रह्मपुत्र का कई नाम है। और ये इंटर करती है कौन से गॉर्ज से? दिहांग गॉर्ज, एक खाई है वहीं से इंटर करती है। हो गया? क्लियर है? अब आओ, इस पूरे पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूरे काराकोरम पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर्वत की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है केटू। क्या नाम है? नाम तो सुना होगा केटू का। केटू माने कंचनजंगा नहीं, केटू का मतलब डबल के और के, एक के से कारा और दूसरे के से कोरम, कारा कोरम की हाईएस्ट पीक बना दिया केटू। इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक और नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन। धीरे धीरे ठीक हो रहा है मेरा बोर्ड पे लिखने वाला, जो डिजिटल बोर्ड पे। गॉडविन ऑस्टिन नाम है केटू का। थोड़ा जोर से बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए। जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहां पड़ेगा? पीओके में। केटू इंडिया में नहीं है। केटू कहां है भैया? पीओके में। इसकी हाइट है 8611 मीटर। इसकी हाइट है 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। क्लियर है भाई?
अब केटू के बारे में कुछ लिखिएगा। केटू सुन लो, हिमालय से सुन लो, हिमालय से केटू का कोई संबंध नहीं है। काराकोरम एक अलग पहाड़ है, आप देखा था आप लोगों ने, और हिमालय एक अलग पहाड़ है। तो केटू का संबंध सिर्फ काराकोरम से, ध्यान रखिएगा। तो काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन पूछा जाएगा? तो केटू। लेकिन सुन लो, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो है हिमालय में, वो काराकोरम में नहीं है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है केटू। विश्व की सेकेंड हाईएस्ट पीक, तो लिखिए केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है भाई? केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है ना? और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। वो काराकोरम में नहीं है, हिमालय में। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो दुनिया का है ना, वो काराकोरम में है, उसका नाम क्या है? केटू। अब सुनिए, कुछ ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब जानते हो क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब बर्फ नहीं, बर्फ का टुकड़ा भी नहीं। बर्फ जब चलने लगे नदी की तरफ फिसल फिसल के, जब बर्फ टूट करके नदी की तरफ फिसल फिसल के आगे बढ़ने लगे, उसी को बोलते हैं हिंदी में हिमनद। हिम की नदी, पानी की नदी नहीं, बर्फ की नदी। ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब हिम की नदी, हिमनद। ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हिमनद। जब बर्फ ऐसी जमा हो, पहाड़ों में बर्फ ऐसे ही फ्रीज हो, तो उसे बोलते हैं आइस कैप। क्या बोलते हैं? हिम टोपी। जब पर्वतों में बर्फ ऐसे ही जमा हो तो उसको बोलते हैं आइस कैप। लेकिन जब बर्फ टूट कर चलने लगे आगे, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? उसको बोलते हैं हिमनद, ग्लेशियर। ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर का चित्र हम ऐसे बनाएंगे, समझिए ग्लेशियर है। दो लद्दाख में और दो कश्मीर में बनाइए। ग्लेशियर का चित्र है। आप इसमें जगह तो लिखने का नहीं बचा होगा, तो नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4। नाम बाहर लिख देंगे क्या जी? अब वहां लिखिएगा तो ज्यादा ना खराब हो जाएगा, और फिर बाद में समझ में ना आए कुछ ही लिखे थे। तब क्या? अरे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और फास्ट चला जाए। जैसे फास्ट चलेंगे तो कल ही कंप्लेन आ गया, एक बच्ची थी कल, आज शायद नहीं आई है, कि सर हम तो लिखिए नहीं पाए सर, हम तो सब लिखने रहे तो ना समझ पाए ना लिख पाए। तो शायद हो सकता है इसीलिए नहीं आई कि भूगोल क्लास नहीं करना, एकदम घटिया पढ़ा रहे हैं सर। नहीं, घटिया पढ़ा रहे हैं ना? क्यों जी? अरे तो थोड़ा तारीफों कर दिया करो। किसी से तारीफ करवाना है तो क्या करना चाहिए? अपने आप को पहले क्या करिए कि हम यार, अरे ना महाराज आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, है ना? बोलते हैं ना कि अरे हमारा तैयारी कहाँ है, अरे आप कबाड़ दीजिएगा, इस बार दरोगा बन जाइएगा, है ना? दरोगा का मेरिट इतना ज्यादा चल जा रहा है, क्या दरोगा बनना समझिए कि टेढ़ा खीर हो गया है। 85 नंबर, 100 में चल गया 82-83 मेरिट दरोगा का। 80-80 नंबर ला के लड़का फिजिकल क्वालिफाई करके बाहर हो गया। तो ये बड़ा ही दुखद बात है। इतना मेरिट जाना समझ से परे है, समझ से परे है। अब कितनों तक पढ़ने में तेज रहिए, तो 85 क्वेश्चन उसी का होगा जिसका भाग्य बहुत ज्यादा तेज है। आदमी जब मारा है गलती वो भी सही निकल गया, और जो सही मारा वो गलती नहीं हुआ, तबे 85 आएगा। आप कितनों रात दिन एक कर दीजिए जी, 85 नंबर लाने का सोचते हैं? आपको दरोगा नहीं बनना चाहिए, नासा में जाना चाहिए। सब सेटिंग का कमाल है, बात समझिएगा। तो इसलिए भैया 85 मेरिट, अभी कठिन पेपर था दरोगा मेंस का, जो पेपर मैंने देखा कठिन पेपर था, फिर भी 85 चला गया मेरिट। तो ये पच नहीं रहा था। बाकी तो बिहार में पॉसिबल है इतना मेरिट, और कहीं पॉसिबल नहीं है। देखिए आगे, हर जगह चोरी है। एक भाई साहब कह रहे थे हाल ही में हमको कि मेडिकल का एग्जाम था हाल ही में, शायद नीट का। कोई बोले कोई है क्या, हमें क्या होगा कुछ? तो बोला कि है क्या क्या? तो बोला कि इससे 30 लगेगा। कैमरा, अरे छोड़ो इसे बात नहीं करेंगे, कैमरा लगा है भाई ना, ऐसा बोल रहा था हमको। हम हाथ जोड़ लिए, हम बोले आज तक मैंने जीवन में ईमानदारी बरता है,
और ना कभी किसी को राय दूंगा, और ना अगली बार से हमको सब चर्चा करिएगा, तो पिटाइएगा, भागा वहां से। रियल बात है, हम जीवन में अब किसी तरह इस तरह का व्यवहार मैंने कभी किया नहीं। और टीचर हूं, अगर मैं ही ये काम करने लगूं तो बच्चा को फिर क्या हम दे पाएंगे। चलिए, क्या हुआ भैया, क्लियर है, समझ गए। ग्लेशियर देखिए, पहला नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए केटू के जस्ट बगल में जो ग्लेशियर है ना, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। केटू के जस्ट बगल वाला ग्लेशियर आप देख रहे हैं, एकदम देखिएगा, मैप में जाइएगा, आज कश्मीर का मैप जाके देखिएगा, जहां केटू है उसके जस्ट बगल में सियाचिन है। देखिए केटू के बगल वाला नंबर 1 पे लिखिए सियाचिन ग्लेशियर। एक नंबर जो दिए हो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद, कर लिए नोट, कहीं दिक्कत ना है। और दूसरा नंबर पे लिखिए, नंबर 2 पर रोंगफुक ग्लेशियर, रोंगफुक ग्लेशियर, रोंगफुक हिमनद, रोंगफुक ग्लेशियर, नाम है क्या करिए, रोंगफुक ग्लेशियर, रोंगफुक ग्लेशियर। अब ऐसा नाम तिब्बती नाम है, अब हम कहां से इसका नाम रख दे, मुकेश, रमेश, दिनेश, महेश, है ना। तीसरे नंबर पे लिखिए, रोंगफुक के बाद तीसरे नंबर पे क्या है बोलो, बोल्तेरो ग्लेशियर, पता नहीं तो हम बता देंगे, बोल्तेरो ग्लेशियर, थोड़ा टेढ़ा नाम है, बोल्तेरो हिमनद, बोल्तेरो हिमनद, बोल्तेरो ग्लेशियर, बोल्तेरो ग्लेशियर, बोल्तेरो ग्लेशियर, बोल्तेरो। 3 नंबर पे बोल्तेरो हिमनद, बोल्तेरो हिमनद, बोल्तेरो ग्लेशियर। और 4 नंबर पे जगह खाली नहीं है, 4 नंबर पे यहां लिख रहा हूं बियाफो ग्लेशियर, बियाफो हिमनद। आज टाइम नहीं बता रहा है, बियाफो हिमनद, क्लियर है। ये 4 ग्लेशियर है, कहां, काराकोरम में, क्लियर है। देखिए इसका दर्रा पास हम आज नहीं कल बताएंगे, और कल हम पढ़ाएंगे ट्रांस और ग्रेटर हिमालय। कल अब क्लास मिस मत करिए। कैसा लगा क्लास आज का, कुछ लोग चुप रह गए, खाना ना खा के आए हो क्या, कैसा लगा क्लास, टॉप लग रहा है ना। चलिए मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, जब भी रहिए, तकलीफ भी हो तो आनंद में रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये मान लीजिए जो है वो काफी है, इससे ज्यादा हमको न चाहिए। मिल जाए तो दिक्कत भी रखने में नहीं है, दहेज नहीं लेंगे, लेकिन अगर